किस्मत में तो है ही, नज़र में आना तो किस्मत बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारी लाइन के अंदर क्या है, 70% लक और 25% आपकी मेहनत है। वो दोनों चीज़ एक पैरेलल चलती हैं, तब एक स्टार जाके कहीं स्टार बनता है। बहुत सारी गलतियाँ थी सर मेरी। बताइए। सर जैसे शराब पीना, बारों में जाना, ये बहुत बड़ी मेरी गलतियाँ रही हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि मैंने स्ट्रगल बॉम्बे में बहुत किया, क्योंकि ये वो होता है ना, मुंबई नगरी एक माया नगरी है सर। वो मोहित कर लेती है हर व्यक्ति को। मोहन नगर के फ्लाईओवर पे जाते ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी नी फ्रैक्चर हो गई। 6 मंथ मैं बेड रेस्ट पर रहा। वो मुझे लगता है अगर वो मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि पे होता और अच्छी अच्छी फिल्में कर रहा होता। हिसाब किताब देखो, छोटी मुर्गी हो या बड़ी मुर्गी ही हो, हो। कटती बॉम्बे जाके ही है। क्या बात है। सर 2 कार्ड और हैं बॉम्बे के अंदर। एक तो शिवसेना का है, उदय ठाकरे जी का, और एक राज ठाकरे साहब का है, मनसेवर। उनके भी कार्ड वैल्यूएबल होते हैं, बाकी कोई कार्ड वैल्यूएबल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और प्यारे से पॉडकास्ट में, जहां पर आज हम बात करेंगे आर्टिस्ट से। आर्टिस्ट जो हर इंसान कुछ हल्के, भारी और सामान्य से हटके कैरेक्टर्स करते हैं। जी हाँ, एक ऐसा इंसान जिसने कई कैरेक्टर्स किए, अपनी पहचान मार्केट में खुद बनाई और आपके दिलों में अपनी जगह भी बनाई। जी हाँ, हम बात करेंगे आर्टिस्ट के बारे में। आज हमारे साथ एक बेहतरीन आर्टिस्ट हमारे साथ यहाँ पर है, डायवेक्स की इंटायर टीम के साथ। और डायवेक्स के सभी श्रोताओं को हम बता दें कि फेयर हॉकर्स के बारे में। फेयर हॉकर्स इज वन ऑफ द बेस्ट साइट जिसके जरिए आप लोग अपनी उड़ान बेहतरीन बना सकते हैं। आप अपने लिए बेस्ट वो ट्रैवल चूज कर सकते हैं। उस ट्रैवलर जैसे अलग-अलग वेबसाइट पे जाके आप सर्च करते हैं कि कितने पैसे लगेंगे, कितना फ्लाइट का टिकट होगा, होटल्स कौन-सा होगा। इसके लिए आप सब एक ही जगह पे जा सकते हैं, वो है फेयर हॉकर्स। फेयर हॉकर्स वन ऑफ द साइट जहां पर आपकी ट्रैवल के सारे सॉल्यूशन मिलेंगे। चलते हैं अब पॉडकास्ट की तरफ, जहां पर आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं बल्लू भाई। क्या बात है बल्लू नमस्कार। भाई, नमस्कार, स्वागत है नमस्कार। आपका। दिल्ली का एक ऐसा नाम जो मंडी हाउस से लेकर हर उस इंडस्ट्री के इंसान तक पहुंचा जो बॉलीवुड पे खटखटा रहा है आजकल। तो मैं आपको मिला दूं बल्लू भाई से। बल्लू भाई, आपने अपनी जिंदगी की जो शुरुआत करी वो किस अंदाज में करी? सर शुरुआत का अंदाज तो कुछ अलग ही था। शुरुआत के दौर में तो बहुत स्ट्रगल किया। 97-98 में बहुत स्ट्रगल किया था। और कुछ एक फ्रेंड के माध्यम से मैं 2-4 लोगों से मिला, और सबसे मिलता-जुलता सर आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। शुरुआती दौर में दिक्कत तो बहुत हुई थी सर। तो बल्लू भाई, जब स्टार्टिंग का दौर रहा, जब घर वाले, परिवार वाले सब ये नहीं जानते थे कि बल्लू भाई एक दिन एक्टिंग लाइन में जाएँगे, तब आपने कैसे डिसाइड किया कि एक्टिंग का जो जुनून है वो आपके अंदर है? देखो सर, जुनून तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जब से मैंने होश सँभाला है ना, तब से ही है। और एक्टिंग तो हर एक बंदा अपनी ज़िंदगी में करता ही है। शुरू-शुरू में सर बड़ी दिक्कतें आई थी जब मेरे फादर को पता चला कि भई ये एक्टिंग में जाना चाहता है, मतलब फ़िल्मों में जाना चाहता है, तो मेरे पिताजी ने बहुत मना किया था मुझे। इवन जब मैंने 97 में पोर्टफ़ोलियो बनाने के लिए मैंने अपने पापा से पैसे लिए माँगे, तो ये समझ लो उन्होंने साफ मना कर दिया था। तब क्योंकि लाडला था, सबसे घर में सबसे छोटा, सबसे लाडला था। 3 दिन मैंने खाना खाना छोड़ दिया, मैं खाना नहीं शाबाश! खाऊँगा। तो उससे 3 दिन के उपरांत मुझे फिर पैसे मिले। हुँ। फिर मैंने 97-98 में मैंने अपना पोर्टफ़ोलियो कराया था। मेरे एक मित्र हैं राजनगर, उनसे। और आज मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है वो, आज की तारीख में। तो वहाँ से मेरा सर दौर शुरू हुआ, फिर स्ट्रगल पीरियड अपना चलता चला गया, क्योंकि एक्टिंग तो सर समझ लो बचपन से ही मन में था कि भई मुझे एक्टर बनना है। और वो मैंने बन के दिखाया। ये आपने जो अपने दिल में टास्क लिया, उसको आपने पूरा किया। जी। वैसे ये मूँछों का राज क्या है जो आप ये मूँछें वगैरह रखते हैं और हमेशा ऐसे-ऐसे करते हैं? सर मूँछों का राज ये है, मैं ज़्यादा बड़े बोलूँगा नहीं, क्योंकि हमारे एक बड़े प्यारे खलनायक रहे हैं, अमरीश पुरी जी। अभी एक मूवी कर रहा हूँ, दीवाना का रीमेक है वो। तो उसमें अमरीश जी वाला कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ। तो वो थोड़ा-सा मैंने गेटअप लाने के लिए ये अपना रखा कि थोड़ा-सा ऐसा रखूँगा तो कुछ अलग दिखेगा। नहीं, वो जो अमरीश पुरी की भारी आवाज़ है, वो भी आप उसमें वैसा ही कर रहे हैं या सर मतलब बहुत ये देखिए, सॉफ्ट वाला अमरीश पुरी है? ये सर मैं उन तक तो ख़ैर
ताज़ ज़िंदगी नहीं पहुँच पाऊँगा, बट ये है कोशिश की है मैंने थोड़ा अच्छा करने की। जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे जी। हैं। अभी तक टोटल आपने कितने प्रोजेक्ट करे हैं इंडी? देखो सर, ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा कि कितने प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ, बट ये है मेरी रीजनल मूवी काफ़ी 100 से ऊपर तो हो चुकी हैं सर। एज़ और अ रीजनल्स मूवीज़ की जो शुरुआत होती है, जी। तो ये आपने कैसे डिसाइड किया कि आप रीजनल मूवीज़ में ही सर, उतरेंगे? मैं बताऊँगा उसके बारे में भी। एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले बॉम्बे रहता था, तो बॉम्बे में मैंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी सीरियल्स मैंने किए हैं एज़ अ कैमियो। तो मैं दिल्ली आया हुआ था। मेरे एक मित्र हैं मनोज बख्शी जी, सब लोग वाकिफ़ ही होंगे। जी उन्होंने हाँ। बजरंगी भाईजान में सलमान खान साहब के थप्पड़ लगाया था कान पे। अच्छा। पाकिस्तानी पुलिस वाला बने थे वो। हुँ, हुँ। तो वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। हम लोगों ने काफ़ी दूरदर्शन के भी बहुत सीरियल साथ में किए हैं। तो उनका एक दिन अचानक कॉल आया मेरे पास कि भई कहाँ हो? मैंने कहा दिल्ली में ही हूँ। क्या कर रहे हो? मैं घर पे हूँ, खाली हूँ। हुँ, हुँ। तो साथ में हम उनके साथ मुरादनगर गए थे। वहाँ एक फ़िल्म चल रही थी हम दो भगोड़े उत्तम कुमार जी की और कविता जोशी की। उसमें एज़ खलनायक की जो जगह थी वो खाली थी। उसका मैंने ऑडिशन दिया और उनको अच्छा लगा डायरेक्टर को। तो वहाँ से मेरी शुरुआत शुरू हुई हम दो भगोड़े से उत्तम जी के साथ। मतलब आप कहते हैं कि मनोज बख्शी साहब ने जी। आपको पुश किया है यहाँ पर रीजनल मूवी में। और वो रीजनल सर मूवी वो में। मूवी जो थी वो थिएटर मूवी थी और लोगों को बहुत पसंद आई थी। यहाँ तक कि वेस्टर्न यूपी में मेरे बहुत सारे रिलेटिव वगैरह रहते हैं, मैं कभी जाता भी हूँ तो वहाँ से मुझे बड़ी अच्छी पहचान मिली है एक ओके। वेस्टर्न। बाकी इतने सीरियल करने के बाद नहीं मिली जो यूपी की फ़िल्म करने के बाद मिली है। और अभी तो मोस्टली बहुत फ़िल्में मैं कर चुका हूँ यूपी की। अब जहाँ भी जाता हूँ लोग 10 में से 4 लोग तो मुझे पहचानने वाले मिल ही जाते हैं। मिल जाते हैं। लेकिन जब हम शुरुआती दौर कहते हैं कि आप लाइन में एंटर करना जी। और एक ब्रेक मिलना, आप सीधा ब्रेक मिलने वाले पे पहुँच गए। लेकिन जो स्टार्टिंग दौर था, कभी आपने जैसे जो स्ट्रगल किया, वहाँ तो ब्रेक मिल गया। यहाँ तो बख्शी जी का बहुत बड़ा हाथ आपकी बिल्कुल, सक्सेस में बिल्कुल, रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसके साथ-साथ जो स्ट्रगल उसके अलावा हुई, वो कैसी रही? सर स्ट्रगल ये जब मेरे एक मित्र था, वो अभी इस टाइम दुबई में है। बख्तियार नाम है उसका। हम लोग एक पेपर में जैसे उस टाइम पे कटिंग आती थी, हुँ, हुँ। क्लासिफाइड में, दैनिक जागरण के पेपर में, तो वो पढ़-पढ़ के मैं जाया करता था। एक जगह मैं ऑडिशन देने पहुँचा, तो वहाँ मेरी मुलाकात एक मित्र से हुई, शख्स से हुई थी, उसके बाद मित्र बना मेरा वो, बख्तियार नाम था उसका। तो उन्होंने मुझे 1-2 जगह इंट्रोड्यूस कराया। तो मैंने पहला सीरियल जो किया था, वो डीडी कसीर का किया था, जिसमें मैं आतंकवादी का कैरेक्टर मैंने किया था। खाली सिर्फ़ एक ही शब्द मिला था मुझे बोलने के लिए। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। और वो शब्द क्या था? जी जनाब, जी, जनाब। बस। कि ओके। कल हम वहाँ जाके धावा बोलेंगे और हम 4-5 जने जो बंदूक लिए हुए थे, उनका हमारा था कि जी जनाब। बस इतना डायलॉग शुरुआती दौर में, ये मेरा पहला ब्रेक था। उसके बाद मैंने सूर्य टीवी का ये हुई ना बात, जैसे ये आता ना क्राइम पेट्रोल वगैरह, हुँ, हुँ। रियल स्टोरी बेस्ड था उस टाइम पे, डीडी मेट्रो के लिए। क्राइम पेट्रोल या इस टाइप के कभी सीरियल्स में कभी क्राइम पेट्रोल मैंने सर एक किया है, मतलब वो वाला क्राइम पेट्रोल नहीं, कि एक क्राइम सीरीज़ की थी मैंने, ओके। बॉम्बे की टीम थी, उनके साथ मैंने 2-3 एपिसोड किए हैं उसमें। क्या बॉम्बे के आर्टिस्ट और दिल्ली के आर्टिस्ट में क्या फ़र्क है आपके तो हिसाब देखो से? आर्टिस्टों में कोई फ़र्क नहीं होता। सिर्फ़ आपका एक लहज़ा जो होता है ना, डायलॉग डिलीवरी का जो वो होता है, एक वो चीज़ का फ़र्क होता है, बाकी एक्टर तो देखो सेम ही होता है। एक्टिंग वो यहाँ भी कर रहा है, रीजनल मूवी में भी वही कर रहा है और अच्छी फ़िल्मों में भी वही कर रहा है, बड़ी फ़िल्मों में भी वही कर रहा है। फ़र्क इतना हो जाता है कि भई यहाँ कुछ एक्टर ऐसे हैं जो जिनको 3-4 रीटेक में वो अपना टास्क पूरा कर पाते हैं। कुछ एक्टर ऐसे हैं जो अपना 1 टेक में ही अपना टास्क पूरा कर देते हैं। ये फ़र्क पड़ता है और कोई फ़र्क नहीं है सर, मेरे हिसाब से। कभी याद करने में डायलॉग्स कभी दिक्कत आई हो? बिल्कुल। ये चीज़ मैं कहूँगा कि मैं जब स्कूली दौर में जब हम बुक्स वगैरह पढ़ते तो याद नहीं होती थी। जब क्वेश्चन के आंसर भई कल पेपर है उसके बाद लगातार याद कर रहे हैं, नहीं होते थे। लेकिन आज हम 3-3 4-4 पेज के डायलॉग ईज़िली याद कर इज़िली लेते हैं। याद कर लेते हैं। वो क्या है ना सर, इंटरेस्ट वाली बात है। भई उस टाइम पढ़ाई में इंटरेस्ट था ही नहीं बिल्कुल भी। ओके। यहाँ इंटरेस्ट है तो इसलिए सब याद हो जाता है। लेकिन जब ये जो कहते हैं जो रीज़नल मूवीज़ बनती हैं, छोटी मूवीज़ बनती है, कम बजट में बनती है, जी। इस कम बजट का असर आपके परिवार और इनकम सोर्स पे पड़ता है? नहीं सर। फ़र्क होता है सर उस चीज़ में भी, अगर आप बिल्कुल ही इस लाइन पे डिपेंड हैं
तो फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं इस लाइन पे प्रॉपर्ली डिपेंड नहीं हूँ। ओके। मैं एक तरह से शौकियाना तौर पे भी काम करता हूँ। यदि आप मुझे जो मेरा पेमेंट होता है, अगर आपसे मेरे रिलेशन अच्छे हैं, अगर आप कहते हैं कि भई मैं एक फ़िल्म कर रहा हूँ और उसमें मेरा बजट कम है, मैं ये दे पाऊँगा आपको, मैं तो आप ना नहीं करूँगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट में, जिनके सिर्फ़ बटर एंड बाइट इसी से मिलता है, जो कुछ भी खाना-पीना है सब इसी से होता है। वो लोग कम बजट में जब काम करते हैं, तो कैसी फीलिंग्स आती हैं? देखो क्योंकि आपने काम किया है उन लोगों के साथ। फीलिंग्स ये आती है कि कहीं-कहीं एक्टरों के साथ शोषण भी होता है। जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस पूरे इसी चीज़ पे डिपेंड है, उनका एक तो पेमेंट नहीं रोकना चाहिए। बहुत से प्रोड्यूसर ऐसे हैं जो रोक देते हैं और एक कलाकार को उसके कला के अनुसार उसे पेमेंट मिलनी चाहिए। ये मेरा मानना है। यदि आप नए कलाकार हैं और आप अच्छी तरह परिपूर्ण नहीं हैं, उसका क्या है आपको कम अगर पैसे मिल रहे हैं तो आपको करना चाहिए। उसमें ये दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि यार फलाने आर्टिस्ट को ज़्यादा मिल रहे हैं, मुझे कम मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने टाइम दिया है। आपका शुरुआती दौर है। आपको वहाँ से सीखने को भी मिल रहा है साथ के साथ। तो जब सीखने को भी मिल रहा है और पैसे भी मिल रहे हैं तो उसमें मेरे हिसाब से कोई बुराई नहीं है। ओके। जब ये रीजनल मूवीज़ रिलीज़ होती है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं? तो वो पहले आती थी। अच्छा। पहले थिएटर के टाइम पे क्योंकि आती थिएटर इतनी जल्दी जो है रीजनल मूवीज़ को लेते नहीं थे नहीं सर पहले भी, और अभी भी कभी पीवीआर या फिर बड़े सिनेमा हॉल अगर बात मैं करें। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। पहले प्रॉब्लम आती थी और क्या है कि सबकी एक टेरिटरी होती है सर। हुँ। उस टेरिटरी के हिसाब से वो फ़िल्में रिलीज़ होती हैं। जैसे आप यूपी में जा रहे हैं, रीजनल मूवी रीजनल क्या है सर एक भोजपुरी रीजनल है, साउथ की रीजनल है, आप गुजराती में जाएँ वो भी रीजनल है, लेकिन वो एक टेरिटरी में आ जाती हैं। अब जैसे हमारी है वेस्टर्न यूपी के हिसाब से हम ना तो हम हरियाणवी आती है हमारी, हमारी जो रीजनल है वो वेस्टर्न यूपी की है, देहाती की बात जो कहा जाता है। उसकी जो क्षेत्र है वो हरियाणा में भी चल जाती है, राजस्थान में भी चल जाती है, उत्तराखंड में भी चल जाती हैं, जैसे आपका देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश वहाँ भी चलती है। ये हमारी टेरिटरी में आ जाती हैं। तो उनको थिएटर्स कम मिलते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि वर्ल्ड वाइड वो रिलीज़ नहीं होती, वो कम टेरिटरी में रिलीज़ होती हैं। लेकिन दौर चेंज हो चुका है, अभी जो वर्ल्ड वाइड आप कह रहे हैं कोई चीज़ अगर डालनी हो तो यूट्यूब जैसा एक टास्क चैनल्स है, कई सारे चैनल्स हैं जिसके ज़रिए। तो क्या आपने अपने चैनल्स के थ्रू भी ये चीज़ करी? देखो आगे सर, एडवांस जो है? मैं ये बताना चाह रहा हूँ पहले प्लेटफ़ॉर्म बहुत कम हुआ करते थे। जी, जी। प्लेटफ़ॉर्म थे ही नहीं, सिर्फ़ थिएटर या फिर अपना टीवी या सैटेलाइट। अभी ओटीटी इतने हो गए हैं, सबसे बड़ा प्लेटफ़ॉर्म तो यूट्यूब ही है। यूट्यूब के अंदर इतनी सब लोगों ने अपने अपनी फ़िल्म बना रहे हैं और रिलीज़ कर रहे हैं। यूट्यूब में क्या है कि रिलीज़िंग में दिक्कत नहीं आती। अभी तो कुछ उन्होंने अपने प्लॉट्स निकाले हैं कि भई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो यूट्यूब ने भी कुछ अपनी डिटेल्स निकाली है। बाकी रिलीज़ तो हो जाती है सर। बल्लू भाई, इतना एक्सपीरियंस होने के बाद जो बड़ा सवाल मेरे मन में आता है कि कमर्शियल मूवीज़, छोटी मूवीज़, इसमें गर्ल्स जब काम करने आती हैं, तो कितनी हाई डिमांड्स होती हैं उनसे काम की? सर देखो काम की डिमांड क्या है वो मैं आपको बताऊँ काम की डिमांड होती है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग। यदि आपने राइटर ने लिख दिया कि भई सीन में ये चीज़ है, तो वो चीज़ हमें दर्शानी पड़ती है, वो दिखानी पड़ेगी। यदि एक महिला कुछ सामान खरीद रहा है उसका पल्लू गिर जाता है, तो वो दिखाना तो पड़ेगा ना सर। अगर उस राइटर ने लिख दिया कि पल्लू गिरा है, तो वो डीप लाइन दिखानी पड़ेगी सर, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन जो ये डीप लाइन दिखाने वाली बात होती है, यही चीज़ अगर पीवीआर में एक बड़ी पिक्चर्स के बीच में आता है और आपकी पिक्चरों में इसी चीज़ को पोस्टर पे लाके दिखा दिया जाता है, ताकि एक अट्रैक्शन बने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पिक्चर देखने आएँ। तो ये कहाँ तक सही है कि एक महिला का शोषण नहीं हो रहा कि उसके उस पार्ट को आप स्पेशली दिखा के राम तेरी गंगा मैली की तरह वो सीन उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं? सर देखो बात है राम तेरी गंगा मैली की, तो वो एक राज कपूर साहब हैं, उन्होंने जी हाँ, जो मैं वो तो इसीलिए कह रहा हूँ, एक बड़ा बैनर बहुत बड़ी चीज़ है। और एक आपका बैनर, हमारी जो मूवी क्या होती वो है उस दायरे के बीच में आती है बात? नहीं आती सर, हमारी जो मूवीज़ होती हैं, हमारी मूवीज़ होती हैं घरेलू, एक परिवार की फ़िल्में होती हैं, जिसके अंदर एक आम इंसान के परिवार की ज़िंदगी में क्या-क्या परेशानियाँ होती हैं, वो सब हम लोग दर्शाते हैं, वो दिखाते हैं। तो इसलिए हमारी मूवीज़ के अंदर ये चीज़ सब चीज़ें नहीं होती।
कमर्शियल मूवी में ये सारी ये चीज़ें होती हैं, वेब सीरीज़ में ये चीज़ें होती हैं, वो होती है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, डिमांड के अकॉर्डिंग। जो अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो आपको दिखाना पड़ेगा। डायरेक्टर मजबूर हो जाता है सर एक स्क्रिप्ट के हाथ में आने के बाद। राइटर ने अगर लिख दिया, तो वो आपको दिखाना पड़ेगा। ओके। तो अगर राइटर अगर कोई चीज़ चेंजेस करना चाहे, तो ही कर सकता है, तो ही उससे कर सकता उससे है। ऊपर कुछ नहीं है। बिल्कुल, अगर सर बजट के अकॉर्डिंग चीज़ होती है, अगर राइटर ने लिख दिया कि माथुर साहब प्लेटफ़ॉर्म पहुँचे, वहाँ उनको उन्होंने पानी की बोतल खरीदी, वहाँ 2 लोग मिले, उनसे बात की, उसके बाद ट्रेन में चढ़े। तो वो पूरा दिखाना पड़ेगा, फिर ट्रेन भी दिखानी पड़ेगी, प्लेटफ़ॉर्म भी दिखाना पड़ेगा, वहाँ आप चीट नहीं कर सकते। ओके। लेकिन मैंने जो वहाँ आज बजट बढ़ जाता वहाँ है। बजट बढ़ जाता है। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ कि महिलाओं को जब छोटी फ़िल्म करनी होती है, कोई एक्टर है, छोटी फ़िल्म इन द फीमेल सेंस छोटी फ़िल्म्स बड़े बजट की नहीं है ना? आर्टिस्ट ऐसे भी हैं दिल्ली के अंदर जो ख़ास तौर पे गर्ल्स भी ऐसी हैं, जो मार्केट में अपने को प्रेज़ेंट करने के लिए किसी भी हद तक जाती हैं। बिल्कुल सर देखो तो इस मैं चीज़ उस विषय में जानना चाह रहा हूँ। बिल्कुल, मैं इस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगा तो आप भी जानते हैं पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती। हमारी जो ग्लैमर लाइन है, लोग इसे गलत कहते हैं, लेकिन ये गलत नहीं है। हमारी ग्लैमर लाइन बहुत अच्छी है। ये दिखती है और उतनी ही अच्छी है। कुछ लोगों ने इसको गंदा बना दिया है। कॉम्प्रोमाइज़ कह लो आप या देखो कॉम्प्रोमाइज़ भी अगर यदि एक डायरेक्टर या प्रोड्यूसर करता है, कहने करने के लिए कहता है, तो वहाँ कहीं न कहीं उस आर्टिस्ट की रज़ामंदी से ही तो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। ज़बरदस्ती तो कुछ नहीं आप होता। ये मानते हैं कि इंडस्ट्री में कॉम्प्रोमाइज़ होता है? बिल्कुल होता है सर। शोषण आप मेल और फीमेल दोनों के साथ ही होता है। फीमेल के साथ फिज़िकली हो जाता है और मेल के साथ एज़ अ मेंटली, एज़ अ शारीरिक, एज़ अ मतलब एक एज़ एक मोरल तरीके से। शोषण तो आर्टिस्ट को भी होता है। आप यदि हम कम बजट की फ़िल्में करते हैं, हमें अच्छी जगह ट्रीटमेंट मिलता है, कहीं नहीं मिलता। तो हमें हर चीज़ वो देखनी पड़ती है सर। तो कहीं न कहीं आप ये इस चीज़ को लेके चलते हैं कि कभी भी किसी भी बजट पे कहीं पर भी जैसा आपने बताया अभी कि आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं इसलिए आप ये कर पाते हैं। लेकिन कुछ बिल्कुल। लोग बिल्कुल भी नहीं है जैसे मंडी हाउस में आप जाएँगे तो वहाँ पे पता चलता है कि यार दोस्त आपस में बैठते हैं तो तू चाय पिला दे, मैं समोसे ले आता हूँ। सर मंडी हाउस का तो अभी बहुत सुधर गया मामला। हुँ। पहले बहुत ही मंडी हाउस के जितने भी आर्टिस्ट देख रहे हैं मुझे माफ़ कर देना। मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल नहीं, रहा हूँ। मैं भी मंडी पहले हाउस जाता हूँ भाई, लेकिन पहले सच्चाई लेकिन देखिए सर, पहले इस स्थिति पॉडकास्ट की बात ही यही बिल्कुल होती है कि हम यहाँ पर अ, उन सच्चाइयों को उजागर करने की कोशिश सर करते हैं। पहले पहले स्थिति ये होती थी कि मैं नाम नहीं लूँगा उन कलाकारों के आज की तारीख में सर वो बहुत एस्टेब्लिश हैं, बहुत अच्छी जगह है। तो ये मैंने खुद अपने पैसों की उन लोगों को चाय पिलाई हुई है और लक्ष्मी नगर में ही रहते थे वो, मेरे साथ बाइक पे जाते थे मंडी हाउस हम लोग जाते थे एसआरसी में बैठ के वहीं हम चाय पिया करते थे, टोस्ट खाए तो हम वहाँ से शाम के टाइम मतलब वापस आ कभी-कभी जाते थे। ऐसा नहीं लगता कि मंडी हाउस की जो कहानियाँ हैं, वो हर एक की ज़ुबानी मैंने भी काफ़ी लोगों से सुना है इस काम के सर ज़रिए। तो देखो सच्चाई क्या है बेसिकली? बता रहा हूँ आर्टिस्ट म मिलता है मंडी हाउस में मंडी हाउस में सर या ओ दोस्ती मिलती है? सर मंडी हाउस में आर्टिस्ट नहीं मिलता, दोस्ती ही मिलती है, ये मैं तो मानता हूँ। मंडी हाउस क्या है सर, मंडी हाउस बेसिकली एक थिएटर पॉइंट है। जहाँ पे थिएटर की क्लासेस वगैरह होती हैं, आप थिएटर मुंबई में ऐसा कौन-सी जगह है? बॉम्बे के अंदर एक आदर्श नगर में है, शिमला कैफ़े कहा कहा जाता है उसको, शिमला कैफ़े एक कैफ़े है वहाँ पे। वहाँ पे आपको इस तरह के सभी लोग मिलेंगे, 1 कप चाय में पूरी फ़िल्म बना देते हैं वो लोग। 1 कप चाय पीनी है, मैं आप ये कर दूँगा, मैं आपकी फ़िल्म ऐसे बना दूँगा। और बैठे-बैठे फ़िल्म का प्री प्रोडक्शन भी हो जाता है, प्रेज़ेंट प्रोडक्शन भी हो जाता है, पोस्ट प्रोडक्शन होके वो फ़िल्म रिलीज़ होके पैसे कमा भी लेती है। अच्छा, सर मतलब वो 1 पू कप चाय में। 1 कप चाय में। ये प्रोडक्शन पूरा का पूरा 1 कप चाय में सिमट के रह जाता है, सिमट के रह जाता है। आदर्श नगर शिमला कैफ़े में। ओके, ये सच्चाई है अगर आप भी जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ख़ास बिल्कुल। तौर पे मुंबई के मेरे दर्शक जितने भी हैं, वो ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये शिमला कैफ़े में क्या होता है? जो राज़ आपने अभी बताया आदर्श नगर में। आदर्श नगर में। और तो इसके साथ-साथ अगर हम बात करें मंडी हाउस की हम कर रहे हाँ, थे। मंडी हाउस में भी ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, आप ये मानते हैं? अब नहीं चलती सर, क्योंकि अब क्या है सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोग जागरूक हो चुके हैं कि अब पहले क्या था हमारे टाइम पे एडिटर बहुत कम मिलते थे, डायरेक्टर बहुत कम मिलते थे, अब तो हर घर में एडिटर है। सिंगर की कमी हुआ करती थी, हर एक व्यक्ति सिंगर है। क्योंकि
इंस्टाग्राम और यूट्यूब, इन लोगों ने इतने घर-घर में कलाकार पैदा कर दिए इनकी वज़ह से, तो कभी-कभी ये लगता है कि यार हम लोग खामख़ा हमने इतना टाइम वेस्ट किया। अब आज के टाइम में हुए होते तो न्यू इंस्टाग्राम न्यू और जेन ज़ी, अल्फा, हाँ, ये जो नई जनरेशन कर रही है, ये बेस्ट है मतलब। बेस्ट है। ओके। नहीं बेस्ट सर हमारे टाइम पे भी थे, लेकिन हमारे टाइम पे ये चीज़ इतनी मुहैया नहीं थी हमारे को ना, सुविधाएँ नहीं थी किसी भी चीज़ की। आपने हमारे लगातार जो टॉप मोस्ट हिट मूवीज़ करी उनके नाम। मेरी मुंबई में एक रिलीज़ हुई थी अंजुना बीच के नाम से, जो स्कारलेट मर्डर केस के ऊपर आधारित थी। 2008 में उसका वो हुआ था एक फॉरेनर का गोवा के अंदर, अंजुना बीच में ही। तो मूवी का नाम भी अंजुना बीच हमने रख दिया था। वो मेरी बड़ी हिट मूवी रही थी, 2009 में की थी और 10 में रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मेरी रीज़नल जो मूवी हैं उत्तर जी के साथ, वो हम दो भगोड़े बहुत हिट रही और कट्टो, वो 2 बार रिलीज़ हुई थिएटर पे। वो इतनी मतलब लोगों को पसंद आई थी और पल दो पल का प्यार और अभी रिसेंट में मेरी फ़िल्म आई थी राजपाल, वो भी उत्तर जी के साथ थी। उसके बाद लाडली कविता जोशी जिसमें मेरी बहन बनी थी वो और एक गीता, वो भी कविता जोशी के ऑफ़िशियल चैनल पे ही है वो भी। तो ये कुछ मूवी मेरी बड़ी हिट रही हैं। कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि मैं मूवी तो कर रहा हूँ, हुँ। इसको मेरे चैनल पे भी आना चाहिए, मैं अपने चैनल पे ही बनाता तो बढ़िया था। हाँ, बिल्कुल। देखो, हर एक अच्छी चीज़ कहते हैं ना कि एक बड़ा होनहार बच्चा है यार, अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं ये होता, गर्व होता। तो हर एक व्यक्ति सोचता है कि यार ये अच्छी पिक्चर मुझे मिल जाती, मेरे चैनल के लिए होती तो आज मेरा चैनल बड़ा अच्छा ग्रोथ करता। तो ये चीज़ तो होती है सर। अभी आपके चैनल्स पे कितने ग्रोथ हैं? अभी तो बहुत कम है सर, बहुत कम है। क्योंकि मोस्टली टाइम नहीं मिल पाता क्योंकि अपने चैनल के लिए कुछ कर पाऊँ। अभी दूसरों के चैनल दूसरों के से लिए अब आप मैं काम कर रहे हैं। अभी तो दूसरों को ही कमा-कमा के दे रहा हूँ सर। अच्छा, दैट्स ग्रेट। हाँ, तो ये जो सिलसिला रहता है एक्टिंग का, हाँ। एक्टिंग किस मायने में अगर आपको समझाना हो किसी को, तो किस तरह समझाएँगे? देखो एक्टिंग क्या है? मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर आप एज़ एन थिएटर पे जाएँगे, तो एक्टिंग बहुत टफ है, क्योंकि नोरस होते हैं। नोरस हर किसी को करना बहुत कठिन हो जाता है। इसमें बहुत कुछ अपने आप को समर्पण करना पड़ता है कि भई हम यहाँ तक कर लेंगे। देखिए हम जैसे अब रीजनल मूवी में किसी एक्टर को हम समझाते हैं, आप पे मतलब कोई काम हो नहीं रहा। तो इसका ये होता है कि आप एक्टिंग ना करें, जो भी डायलॉग डिलीवरी हो नेचुरल बोलें। जैसा मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वो भी एक अगर हम ये स्क्रिप्टेड होती, तो वो इसी वे में निकलती, जिस तरह वे में मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये वे हो जाता समझाने का तो नए कलाकारों से यही कहता हूँ मैं कि भई एक तो आप भूल जाओगे कैमरा है, भूल जाओगे यहाँ लोग खड़े हुए हैं। आप सिर्फ़ अपने आप को सोचो कि भई मैं जो कैरेक्टर कर रहा हूँ, उसको कितने अच्छे से अच्छा कर सकूँ। अगर सामने आपके कोई भी अच्छा एक्टर हो, तो उसको एक्टर ये सोचो कि मैं उससे अच्छी एक्टिंग करूँ, नेचुरल करने की कोशिश करें। मैं तो यही समझाता हूँ सिर्फ़। हमने बात की थी सर कि कलाकारों की, जी। लेकिन इन कलाकारों के बीच में कोई ऐसा इंसान जो पैसा बहुत हो, हुँ। पैसे की तो कमी नहीं है, बट आई थिंक अबाउट इट कि इस लाइन में आना चाहता हूँ, तो क्या उसे बॉम्बे जाना चाहिए या फिर यहीं से शुरुआत करनी चाहिए दिल्ली से? देखो, अगर जिसके पास पैसा बहुत है, ऐसे लोग आए हैं मेरी नज़रों में, जो 50-50 लाख, 1-1 करोड़ रुपए खराब करने के बाद हमसे उन्होंने बताया कि सर मैं बॉम्बे गया था और मेरे साथ ऐसा-ऐसा ये फ्रॉड हुआ। फ्रॉड होता है। उस सबसे पहले क्या करना चाहिए वो बता देता हूँ। आप अच्छे रिलेशन बनाएँ, अच्छे लोगों को चुनें, पैसा हर एक व्यक्ति के सामने शो ना करें। भई आज का जो टाइम चल रहा है वो ये चल रहा है कि आपकी ये कि इसकी जेब से इतने पैसे निकलवा। कोशिश करें कि भाई अगर आपको एज़ एन एक्टर काम करना है तो कोई अच्छी अच्छी जगह एक्टिंग क्लासेस जॉइन करें। वहीं से आपको कुछ ना कुछ मिल जाते हैं कि भई बहुत अच्छे लोग चुनें तो ज़्यादा बढ़िया है। सीखें पहले एक्टिंग सीखें, उसके बाद आप अच्छे लोगों को पकड़ें, तब पैसा लगाएँ। लिंक्स होने बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, लिंक्स होने बहुत ज़रूरी है। सर पता है होता क्या है कि मेहनत करना हर एक व्यक्ति नहीं चाहता। आप देख रहे हैं आजकल स्कैमर कितने बैठे हुए हैं। फ़ोनों पे स्कैम चल रहे हैं, ठीक है? हमारी लाइन में भी स्कैमर है। किस तरह से स्कैम होता है? स्कैम यही होता है कि आपने कह दिया मेरे पास 1 करोड़ रुपए फ़िल्म बनाना चाहता हूँ। बस ये बात अगर मार्केट में फैल गई,
तो आपके पास 10 ऐसे बंदे आ जाएँगे, सर मैं आपकी फ़िल्म इतनी इतनी बढ़िया बना दूँगा, द 10 करोड़ की बिक जाएगी, 20 करोड़ की बिक जाएगी। वो सपने ऐसे दिखा देते हैं, व्यक्ति फिर उसी के बंदे के पीछे रह जाता है, नहीं यार ये बंदा सही है। अगर जिसने आपको सपने नहीं दिखाए, जिसने सच्चाई बता दी कि भई अगर यदि आप 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, तो गारंटी नहीं दूँगा कि वापसी दूँगा, इतने आएँगे या नहीं आएँगे। क्योंकि हमारी फ़िल्म लाइन है एक जुआ। अच्छी-अच्छी फ़िल्में डूबी हैं सर, बहुत बड़े-बड़े प्रोड्यूसर की फ़िल्में डूबी हैं, तो नए प्रोड्यूसर की फ़िल्म डूबने में कोई टाइम नहीं लगता। तो ये स्कैम होता है मतलब, आपके हिसाब से सपने दिखा के आपके हिसाब से फ़िल्म में मसाला क्या है? मसाला सर एक नॉर्मल ज़िंदगी जैसे हर एक व्यक्ति की ज़िंदगी होती है, आपकी, हमारी है, एक वही हमारी ज़िंदगी भी एक फ़िल्म पे आधारित है। हम लोग हर एक दिन नया कैरेक्टर जीते हैं सर। तो इस कैरेक्टर्स में जीने से अपनी निजी लाइफ़ में कोई फ़र्क पड़ता है? अगर आप सोचोगे तो पड़ेगा, नहीं सोचोगे तो नहीं पड़ेगा। मानो तो सर प्रॉब्लम, ना मानो तो नो प्रॉब्लम। आपकी सोच पे डिपेंड करता है। यदि आप घर में अगर ये हैं, तो आप एक्टर को छोड़ के आप एक जो आपके बच्चे हैं या आपकी जो मिसेज़ है, एक अच्छा घर का मुखिया बन के रहें, उसको अच्छी तरह से देखें, तो आपकी लाइफ़ में कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं घर में। यदि आप घर से बाहर निकल गए काम के लिए, तो आप घर को भूल जाओ। फिर वहाँ आप एक कलाकार हो, एक्टर हो, जो आपको कैरेक्टर दे दिया गया है, सिर्फ़ आप उसमें ही सीमित होके रहो तो अच्छा है। और सर, एक्टर को बेसिकली जब बात करते हैं एक्टर, जी। चाहे वो कैसा भी एक्टर हो, आर्टिस्ट को डांस आना ज़रूरी है या नहीं? देखो अगर एज़ ए हीरो प्रेज़ेंट होना है, तो उसे आना चाहिए। हर कोई धर्मेंद्र, सन्नी देओल थोड़ी आपने बन जाता है। आपने भी तो उस बिल समय यही सोचा सर होगा ना देखो कि धर्मेंद्र या सनी देओल कहीं तो एंट्री मिलेगी, मिलेगी। मैं बताऊँ सर अ, जब छोटा-सा था मैं मतलब होश सँभाला और थोड़ा-सा बड़े हुए, हाथ-पैर हिलने शुरू हुए, तो हुँ, मैंने सिर्फ़ एक ही कलाकार को ऑब्ज़र्व किया अभी तक। उस डांस गुरु मेरा सिर्फ़ एक ही है, गोविंदा साहब। अच्छा। उनको अपना गुरु बनाया, उनके उन उनका गोविंदा जो साहब, जी सर। तो ये उस वक़्त जावेद जाफ़री क्यों नहीं? सर देखो जावेद जाफ़री अलग हर एक किरदार डांसर का ना सर एक अलग मूवमेंट होता है। कुछ ठीक है। लोग स्टेप से डांस करते हैं और कुछ लोग फेस एक्सप्रेशन से डांस करते हैं। तो मुझे जो उनका जो फेस एक्सप्रेशन वाला जो स्टाइल था ना, मुझे वो बहुत पसंद था और वो मैं उसको थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश करता था और मैं गोविंदा सर का इतना बड़ा फैन रहा हूँ कि मैंने अपने बड़े बेटे का नाम भी चीची ही रखा। ओके। हाँ, और मेरे पूरे कमरे में सिर्फ़ गोविंदा साहब के पोस्टर हुआ करते थे। और मैंने बूगी-वूगी भी मैं भी पार्टिसिपेट किया था 98 में, दिल्ली के अंदर हुआ था, तो उसमें मैंने लुक लाइक गोविंदा का डांस किया था। ओके, कौन से गाने में? गाने बहुत सारे थे, अब ना बहुत सारे थे, अब याद ना नहीं। पूछो नहीं याद हैं सर, यूपी वाला ठुमका क्योंकि लगाऊँ, हाँ, बिल्कुल, ठीक है? पग चिक पग राजा बाबू। ये वो दौर था। हाँ, लेकिन जब आप इस इंडस्ट्री को एक इस नज़र से देखते हैं कि बड़ा पर्दा, एक बड़े पर्दे पे जाना, बॉम्बे की उड़ान आपने वहीं पे अपने पर काट के अपना दिल्ली की तरफ मूव कर लिया। क्या अभी भी आपको लगता है कि अगर मैं बॉम्बे में होता, तो शायद मैं बहुत अच्छे लेवल पे स्टैंड कर रहा होता बिकॉज़ अब वो बात को काफ़ी टाइम हो चुका है। देखो सर रही बात पर काटने वाली तो मैंने बॉम्बे से भी पर नहीं काटे हैं, जाता हूँ मैं, फ़िल्में करके आता हूँ, अभी मैं नहीं, अभी दूसरों के लिए जाते हैं। हाँ, लेकिन एक होता है कि आप बाय हुक, बाय क्रोक पैसा भी लगाया, सब कुछ लगाया और भी लगा सकता हूँ। बिल्कुल। तो बॉम्बे में जाके एक स्ट्रगल करके रहना, इतना सब कुछ दिल्ली में हो गया, यहाँ से भी बहुत कुछ नाम मिल गया। अब क्यों ना बड़ी इंडस्ट्रीज़ पे जाके, बड़े मकाम में, मुंबई में जाके कुछ ऐसे लिंक्स क्रिएट किए जाएँ। सर जब मैं बॉम्बे में था, मैंने काफ़ी सारे सीरियल्स एज़ अ कैमियो किए हैं, 50-60 सीरियल कर चुका हूँ। सर कैमियो करना और एक उभरते हुए सर कलाकार की तरह मैं देखो आगे बढ़ना। स्टार्टिंग सब कैमियो से ही होती है। सर आप कहीं भी आप नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब को देखेंगे तो उन्होंने भी बहुत कैमियो कैरेक्टर जी, किए हैं, बिल्कुल, बहुत कैमियो रोल बिल्कुल, किए हैं उन्होंने बिल्कुल, भी। बिल्कुल। तो मैं नहीं मानता सर कि किसी एक्टर को छोटा कैरेक्टर करना चाहिए या बड़ा कैरेक्टर सर करना देखिए चाहिए। उससे उससे कैमियो करना एक छोटा बिल्कुल, अंदाज में मान रहा हूँ, आपकी बात सच है। लेकिन निगाह में आना, क्योंकि वो एक सुनील दत्त साहब के साथ उन्होंने काम किया, फिर वो थोड़ा-सा पिक्चर्स में आए। संजय दत्त ने आमिर उनको खान के साथ भी काम आमिर किया था खान के उन्होंने। साथ उन्होंने काम किया, हाँ, जिनका आपने नाम लिया जी। सिद्दीकी साहब का। तो धीरे-धीरे सब नज़र में आना किस्मत है। आप नहीं आए, उनकी किस्मत थी, वो सर आए। देखो
किस्मत में तो है ही, नज़र में आना तो किस्मत बहुत बड़ा हाथ होता है। हमारे लाइन के अंदर क्या है 70% लक और 25% आपकी मेहनत। वो दोनों चीज़ एक पैरेलल चलती हैं तब एक स्टार जाके कहीं स्टार बनता है। बॉम्बे में रहा हूँ सर मैं मेरा एक बात मैं कहना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कि जितने भी नए कलाकार बॉम्बे में अगर काम करने जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उनको एक अपना एक एम बनाना चाहिए, एक रास्ता चुनना चाहिए कि बहुत से ऐसे लड़के-लड़कियाँ हैं, जो गलत रास्ते की तरफ चले जाते हैं, अपने एम को छोड़ देते हैं। लड़के भी ऐसे हैं बॉडी बना लेंगे लेकिन एक्टिंग पे ध्यान नहीं देंगे। दूसरा रास्ता अपना लेते हैं सर। तो वो चीज़ को ना करके अगर आप अपने लक्ष्य को रखें तो वो कामयाब ज़रूर होते हैं। मैंने सर जो चीज़ सोचा था अभी तक, मैं वो चीज़ पा चुका हूँ। मैं लेकिन सैटिस बल्लू भाई की गलतियाँ क्या थी जब बॉम्बे में थे? बहुत सारी गलतियाँ थी सर मेरी। बताइए। सर जैसे शराब पीना, बारों में जाना, ये बहुत बड़ी मेरी गलतियाँ रही हैं। इवन मैं ये कहूँगा कि मैंने स्ट्रगल बॉम्बे में बहुत किया क्योंकि ये वो होता है ना मुंबई नगरी एक माया नगरी है सर, वो मोहित कर लेती है हर व्यक्ति को। वो उस चीज़ से आप अगर बच गए, तो आप कामयाब हैं। अब क्या होता था सर उस टाइम पे, मान लो हम पे पैसे खत्म हो गए, फ़ोन किया, भाई ज़रा एक ₹20,000 डाल देना, 50,000 डाल देना अकाउंट में। तो वो चीज़ें होती थी वहाँ जब इंसान के पास पैसा आ रहा है, तो वहाँ स्ट्रगल क्यों करेगा फिर वो? स्ट्रगल करना सर बहुत ज़रूरी है अगर आप लेकिन स्ट्रगल भी करें तो एक लक्ष्य में करें, एक लक्ष्य बना के करें, कि मुझे ये करना है तो करना है। बुरी चीज़ों से बचें सिर्फ। मतलब कैमियो करते-करते आप मानते हैं कि आपने मुंबई में जो गलतियाँ करी, बिल्कुल करिए। वो कोई नई जनरेशन का बच्चा अगर स्ट्रगल कर भी रहा है तो वहाँ वो पर, चीज़ ना करें, तो वो चीज़ बिल्कुल ना बिल्कुल ना करे। करें। नशे से बिल्कुल नशे दूर से रहे। बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि पता है क्या कुछ चीज़ ऐसी गलत चीज़ आपकी आदत में ऐसी लग जाती है जो आपको 10 साल पीछे ले जाती है। क्या आप मानते हैं कि जब उस वक़्त अगर आपको कोई रोकता कि भाई ये चीज़ गलत है, तब आप मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन अब यहाँ दिल्ली आने के बाद और एक एक लंबी बीमारी के बाद जब आप रहे, तब आपको इस बात का एहसास हुआ कि ये शराब और सिगरेट और जितना भी नशा है, वो सेहत के लिए हानिकारक है। बिल्कुल हानिकारक है। देखो होता क्या है कोई अगर आप कोई बच्चा जा रहा है, अगर उससे हम ये कहेंगे कि भई इसको हम काम को ना करें, तो वो नहीं मानेगा जब तक गिरेगा नहीं। जब तक चोट नहीं लगती, व्यक्ति नहीं समझता। आप कितनी उसे मना करोगे तो लेकिन जब आप मना करोगे तो ये सोचेगा भई यार ये मेरा हितैषी नहीं है, जो मुझे मना कर रहा है ना? तो ये मेरा दुश्मन है, जो मना कर रहा है। और वो आपके हित के लिए मना कर रहा है। उन जब तक आप चोट नहीं खाओगे तब तक सुधरोगे नहीं। मतलब चोट खाई मैंने आज से 10-15 साल पहले अगर आपको कोई कहता था कि बिल्लू भाई मत पी, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन हुआ वो करता सबसे था। बड़ा दुश्मन होता था। तो ये जब दिल्ली और दिल्ली के वो दोस्त जिनके साथ आपने काम शुरू किया, जी। कहीं ऐसी सिचुएशन भी आई सर फाइनेंशियली आपने कहा कि आप नहीं पीछे फाइनेंशियली काफ़ी तो हाँ। स्ट्रॉन्ग थे, परिवार का भी सपोर्ट धीरे-धीरे मिलना शुरू हो गया। तब आपने जब मुंबई में काम करना शुरू किया, तब कैमियो करते-करते कोई बड़े से बड़ा कोई ऐसा चीज़ हुआ हो आपके साथ जो दिल पे आज भी याद रहता हो कि हाँ, अगर यहाँ पे अगर ये चीज़ नहीं होती, तो शायद मैं आज सर कहीं और होता? सर हुआ था मेरे साथ ऐसा एक मैं ये बात है सर 2007-6 के आसपास की। मेरे को फ़िल्म मिली थी गोपाल वर्मा साहब की दरवाज़ा बंद रखो। उसमें एक बड़ा अहम कैरेक्टर था मेरा उसके अंदर। लेकिन मई में वो शूट होना था और अप्रैल 27 को मैं किसी काम से दिल्ली वापस आ गया और मुझे गाज़ियाबाद जाना था। मोहन नगर के फ्लाईओवर पे जाते ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी नी फ्रैक्चर हो गई। 6 मंथ मैं बेड रेस्ट पे रहा हूँ। वो मुझे लगता है अगर वो मेरा एक्सीडेंट ना हुआ होता तो शायद आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि पे होता और अच्छी-अच्छी फ़िल्में कर रहा होता। क्योंकि राम गोपाल शर्मा वर्मा की फ़िल्में मिलना बहुत बड़ी बात होती है सर। कभी जब आप ये राम गोपाल वर्मा और उस टाइम के जो बेस्ट डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर थे, हुँ। क्या इनके डोर बेल बजाने की नौबत आती है एक स्ट्रगल को? बिल्कुल आती है लेकिन वहाँ पर कोई पहुँच नहीं पाता। गार्ड्स आपको अंदर नहीं घुसने देंगे। यदि आपके किसी से रिलेशन है ऑफ़िस के अंदर, उनके ऑफ़िस में, तब आप जा सकते हो। मैं गया हूँ,
अनीस बाज़मी जी के ऑफ़िस में गया हूँ, इंद्र कुमार जी के ऑफ़िस में गया हूँ। इनके राम गोपाल वर्मा जी के ऑफ़िस में तो मैं 2-3 बार ग जा चुका हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे एज़ ए वर्कशॉप हुआ हुआ करती थी उस टाइम पे ना। हुँ, हुँ। तो जब भी मैं गया हूँ 2-3 बार। दैट्स अ पेड वाली उसपे। नहीं, नहीं, पेड वाली नहीं है, फ़िल्म फ़िल्म का जो कुछ पार्ट्स होते हैं, जो वो एक शूट करते हैं उसके अपना प्रोमो के लिए। हुँ, तो उसके एक्टिंग के लिए वर्कशॉप यानी रिहर्सल कह दीजिए आप उसको, हुँ, हुँ। वो होती थी, उसके लिए गया था मैं, जाता था। ओके। सर, आर्टिस्ट की जब बात करते हैं तो टी सीरीज़ का नाम बड़ी बेबाकी से लिया जाता है कि टी सीरीज़ भी अब जो है आर्टिस्ट के लिए क्लासेस लेता है, प्रमोट करता है, एक्टर बनाता है, सिंगर बनाता है और डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स देता है। क्या टी सीरीज़ और ऐसे वहाँ से जो छोटे कलाकार निकलते हैं, वो भी आपसे संपर्क में आते हैं? नहीं सर, हमारे संपर्क में नहीं आते। देखो टी सीरीज़ ने तो बहुत बड़े-बड़े कलाकार दिए हैं। अनुराधा पौडवाल जी, सोनू निगम साहब, बहुत बड़े-बड़े सिंगर दिए हैं। एक्टिंग के में अब इन्होंने टी सीरीज़ वालों ने इंस्टीट्यूट अपना बनाया है एक्टिंग के लिए। पहले क्या था, जैसे कुछ लोग ये सिर्फ़ म्यूज़िकल के नाम से ही टी सीरीज़ जानी जाती है कि भई एल्बम और फ़िल्में, ये फ़िल्मों की प्रमोशन करते थे। जैसे कोई फ़िल्म अपनी उसमें पैसा इन्वेस्ट करना है, अपना ब्रांड अपना दे देना, टी सीरीज़ ट्रेडमार्क का दे दिया फ़िल्म को। तो वो ही करते थे एज़ एन एक्टिंग का इन्होंने अभी फ़ील्ड अभी शुरू किया है, जी, जी। एक्टिंग इंस्टीट्यूट। जैसे हमारे नोएडा में है मारवा इंस्टीट्यूट, संदीप मारवा जी का। उनके आर्टिस्ट बहुत मिले हैं मुझे, फ़िल्म अच्छा। लाइन के अंदर, हाँ, कि भई मैंने मारवा जी के यहाँ से काम किया है। तो ये जब आपके पास जुड़ते हैं, आते हैं, एक बजट के साथ, तो कितना फ़र्क पड़ता है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से सीखा हुआ इंसान जब अपनी एक्टिंग के हुनर दिखाता है? देखो सर, एक बात कहूँगा, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपके पास डिग्री पीएचडी की है डिग्री, लेकिन आपको नॉलेज एक कुछ भी नहीं है। होता है ना सर ऐसा? खाली डिग्री होने से कुछ नहीं होता जब तक आप अंदर से किसी चीज़ को प्रेज़ेंट नहीं कर पाओगे। एक्टर बिना डिग्री के भी एक्टर बन जाता है सर। उसे जो अंदर से एक्टर रहेगा, उसे कहीं ज़रूरत ही नहीं है अपने आप को प्रेज़ेंट करने की। ना किसी पीछे ट्रेडमार्क की ज़रूरत है, ना टी सीरीज़ की ज़रूरत है, ना उसे क्या एक्टिंग ना कोई किसी को मार्क सिखा की। सकता है? देखो एक्टिंग नहीं सिखा सकता कोई किसी को, उनके वो चीज़ सिखा सकता है कि आप उसको प्रेज़ेंट कैसे कर सकते हो। पॉलिश कर सकता है आदमी। एक्टिंग क्या है सर, एक प्रैक्टिस है। यदि आप उसको करते रहेंगे, वो प्रैक्टिस के तौर पे आपकी चीज़ निखरती चली जाएगी। आपने आज कोई फ़िल्म में या किसी चीज़ में काम किया और आप कर रहे हैं 5 साल बाद या साल में 1 काम कर रहे हो, तो आपकी एक्टिंग में निखार कहाँ से आएगा? महीने में आप 2 काम कर रहे हो, 3 काम कर रहे हो, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे, आप जिस काम को आप करोगे, उतना निखार आपकी एक्टिंग में आता चला जाएगा। नेचुरल हम जिस चीज़ वे को हम करते चले जाते हैं, वो निखार आता चला जाता है। आपको निखारने में किसका हाथ है? सर, ये बहुत बेहतरीन बात आपने पूछी है मेरे से। देखो, मेरे हैं गुरुजी राकेश शर्मा जी, जिनकी वजह से आज मैं इस सीट पर बैठा हूँ। मैं हाथ जोड़े प्रणाम करूँगा अपने गुरुजी को। सर, मैं जब छोटा-सा था, मतलब जवान तो हो ही गया था। जवान था उस टाइम पे जब उनके पास गया था, तो मेरी उम्र 20 एक साल होगी, 20-21 साल का था मैं। उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। एक्टिंग करना भी उनसे सीखा है, मतलब किस तरह से प्रेज़ेंट करना। सबसे बड़ी बात है इम्प्रोवाइज़ेशन करना। वो उन्होंने मुझे इतना अच्छा सिखाया है कि यदि आप मुझे स्क्रिप्ट ना भी दोगे ना, अगर आपने सिचुएशन मुझको बता दी कि ये सिचुएशन है, इसमें आपको इतनी देर तक ये इतनी स्पेस देनी है, वो मैं कर दूँगा। वो उन्होंने इतना मुझे बना दिया है और उनका हाथ मेरे सर पे बहुत ज़्यादा रहा है। सारे, मतलब जो उनके बहुत सारे शिष्य थे, सबसे प्रिय शिष्य मैं ही रहा हूँ और आज तक भी हूँ। आज भी कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आता है कि ये बल्लू ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम। 20 और 21 साल में जब आपको अपना गुरु मिल गया था, कहते हैं गुरु बिन जो है ज्ञान गुरु अधूरा बिन होता, ज्ञान बिल्कुल होता है। बिल्कुल अधूरा होता है। तब उसके बाद आपका मुंबई का सफ़र शुरू हुआ। हाँ, उसके बाद हुआ। उसके बाद मुंबई का सफ़र शुरू हुआ और मुंबई में जाते ही सबसे पहली जो ज़रूरत पड़ती है, वो एक कार्ड की पड़ती है, आर्टिस्ट कार्ड। जी। तो उस विषय में कुछ बताइए? सर देखो, आर्टिस्ट कार्ड का क्या है कि अभी तो बहुत सारे फेडरेशन बन गए हैं, जो आपको 2-2 हज़ार रुपए में कार्ड बना के दे देंगे, हुँ। जिनकी कोई वैल्यूएशन नहीं होती। होता क्या है सर, फेडरेशन वाले
आते हैं चेकिंग पे, बहुत वो भी किस जगह पे आते हैं, जैसे आप फ़िल्म सिटी में अगर शूट कर रहे हो, तो आपको कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। और आप मड एक जगह है बॉम्बे के अंदर, वहाँ आप शूट कर रहे हो, तो कार्ड आप वो कभी भी आ सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत जगह वो नहीं पहुँचते। कार्ड का एक महत्व ऐसा है कि बॉम्बे में जो मेन कार्ड जो चलता है, वो है सिंटा, जो कि हर किसी का नहीं बन पाता सर। उस टाइम पे जब मैं गया था 2007 में और मैंने अप्लाई किया था कार्ड, तो उस उनका क्या था उसमें उस टाइम के 6 एपिसोड होना बहुत ज़रूरी है और 2 फ़िल्में थिएटर पर रिलीज़ होना बहुत ज़रूरी है। उस टाइम बनता था ₹3500 का कार्ड और आपको काम करने के लिए उससे पहले एक वर्क परमिट बनता है, उसकी फ़ी ₹1000 थी उस टाइम पे। वर्क परमिट मिल जाता था 6 महीने के लिए। उसमें उस उपरांत आप 2 सीरियल कर लो या 6 सीरियल कर लो, 2 फ़िल्में कर लो, तो आपका कार्ड बन जाता था। हर किसी का कार्ड नहीं बनता। आज जितने भी बड़े-बड़े कलाकार हैं, जैसे आप शाहरुख खान तक साहब को ले लीजिए, आमिर खान साहब हैं, अजय देवगन है, अक्षय कुमार, सबके पास सिंटा आर्टिस्ट कार्ड होंगे। सबके पास कार्ड होंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं। और इन्हीं के ही कुछ टाइम बाद यही प्रेज़िडेंट बन जाते हैं, अपने उस सिंटा एसोसिएशन के कुछ वाइस प्रेज़िडेंट हो जाते हैं, तो वो यही पीढ़ी दर पीढ़ी वो सँभालते आ रहे हैं अभी तक। और सर 2 कार्ड और हैं बॉम्बे के अंदर, एक तो शिवसेना का है, उदय ठाकरे जी का और एक राज ठाकरे साहब का है मनसेवर उनके भी कार्ड वैल्यूएबल होते हैं, बाकी कोई कार्ड वैल्यूएबल नहीं है। वरना फिर जैसा देखो हिसाब-किताब छोटी मुर्गी हो या बड़ी मुर्गी भी हो, हो, कटती बॉम्बे जाके ही है। क्या बात है। हमारे दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे ऐसे बंदे बैठे हुए हैं, हुँ। जो आपसे अगर यदि आप प्रोडक्शन हाउस में गए, वो आपके पास सबसे पहले पूछेंगे, "भई कार्ड है आपके पास?" आपने कहा, "नहीं, कार्ड नहीं है जी।" ओहो! कार्ड आपको बनवाना पड़ेगा। आपकी कार्ड की फीस होगी ₹5000 वो सबसे पहले आपसे ले लेंगे। रजिस्ट्रेशन फीस ₹2000 तो वो आपसे पैसे ले लेंगे। काम दें या ना दें, वो बात की बात है। ऐसे लोग भी मौजूद हैं दिल्ली के अंदर। मतलब आज भी दिल्ली में आर्टिस्ट के नाम पे ठगी चल रही है। बिल्कुल सर, ये चलती रहेगी। ये कभी बंद नहीं होगी। ये दुकानें कभी के बंद नहीं होंगी। और मैं ऐसी ऐसी कौन-कौन सी दुकानों से आप वाकिफ़ हैं? मैं तकरीबन सभी दुकानों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैं जाता नहीं हूँ किसी के पास। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको। सर जहाँ मेरे गुरुजी का ज़िक्र आया था, मैं सर सन 2000 में प्ले कर रहा था दिल की दुकान। बहुत फ़ेमस प्ले है वो भी, दैट्स मीन थिएटर। थिएटर। हम लोगों ने नोएडा में किया था इंदिरा गांधी कला केंद्र सेक्टर 6 में, ऑडिटोरियम है, उसके अंदर किया था हमने। तो ये बात सर 2003 के आसपास की बात 3 हाँ, 3 की बात है। मेरे फादर उस टाइम बीमार थे और सडनली हमारा प्ले चल रहा था और प्ले से कुछ दिन पहले ही फादर मेरे एक्सपायर हो गए थे। और जो मैं कैरेक्टर कर रहा था वो कॉमेडी कैरेक्टर था शराबी का। मैंने सर वो प्ले भी किया उस दौरान। इतनी मतलब स्थिति मेरी ऐसे हो गई थी जैसे मैंने शराबी का जो कैरेक्टर था मैंने एंट्री की और जैसे मैं एग्ज़िट मार करके वापस आया तो मेरे गुरुजी ने राकेश शर्मा जी ने जो बोतल मेरे पास थी, वो खोली और खोल के वो सूँघी। मैंने कहा सर ये आपने सूँघा क्यों? बोले कि स्थिति तेरी ऐसी नहीं है कि तू इतना इतना अच्छा एक्ट कर सकता है शराबी का इतना क्योंकि सैड अंदर से सैड हूँ। लेकिन पब्लिक को हँसाना है, कॉमेडी भी करनी है। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि तूने असली में तो नहीं पी ली? तो ऐसे कोइंसिडेंस हुए हैं सर मेरे साथ। कभी-कभी सोचता हूँ तो ख़ैर फ़ादर साहब अ, मना भी करते थे मुझे इस लाइन के लिए। लेकिन फिर अंदर ही अंदर वो चाहते भी थे कि मैं कुछ करूँ भी। तो ये अपने से फाइट आपने बहुत तगड़ी वाली करी। सर बिना फ़ाइट के कुछ नहीं है। जब तक आप फ़ाइट नहीं करोगे, लड़ोगे नहीं, तो जीतोगे कैसे? पहली हथियार के लिए तो बस पहले ही डाउन कभी हो गया। अपने प्रोडक्शन से वो कुछ ऐसा बनाया हो जिसे आपने ज़ी या फिर किसी बड़े चैनल को सेल किया हो बना के? नहीं सर मैंने सेल नहीं किया एक्चुअली मैंने एक छोटा-सा 12-13 मिनट का एक शॉर्ट मूवी बनाई थी। फादर के लिए, फादर डे के हिसाब से। वो मैंने कई जगह दिखाई थी। मैंने एक्चुअली वो फ़िल्म फेस्टिवल के लिए बनाया था वो प्रोजेक्ट जी, मैंने। मैं ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स की बात कर रहा हूँ जब हाँ, जहाँ लेकिन पर वो किसी वजह से ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, सरकार भी हमारी सक्रिय है इस मामले में हाँ, कि हर साल कोई ना कान्स कोई फेस्टिवल में जो फ़िल्में ट्रांस जाती हैं, जी हाँ, बिल्कुल। तो मैंने बनाई थी इस वजह से थी कि कान्स फेस्टिवल में इस फ़िल्म को दिखाऊँगा। लेकिन कुछ परिस्थितियाँ मेरे साथ ऐसी हुई, घर परिवार को लेके बहुत सारा मैं
डिप्रेशन में काफ़ी टाइम रहा भी हूँ, तो उस वजह से वो चीज़ नहीं कर पाया मैं। मेरा 2-3 अभी वो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है वो फ़िल्म और मैंने बहुत ही कम टाइम में बड़ा अच्छा एक प्रोजेक्ट बनाया था वो। आगे इन फ्यूचर में आपने क्या ऐसा प्लान किया हुआ है कि कुछ ऐसा ही, क्योंकि अब एक नए बल्लू भाई से मैं मिल रहा हूँ जो कि कई परिस्थितियों को पार करके अब आगे बढ़ चुका है। देखो सर होता क्या है, हमने जो बनाया, हमने जो पका दिया, हुँ, वो हमारे बच्चे खाएँगे। अच्छा। अब मेरा सर फ्यूचर इसको प्लान है अगर एक्सप्लेन करें कि हमने जो पका दिया अब हमारे बच्चे हाँ, खाएँगे। तो मैं वो वही कब बताना चाह रहा हूँ ना। जी, अभी आपने फ्यूचर के बारे में पूछा ना, मैं बता रहा हूँ। आगे की मेरी प्लानिंग ये है कि मैं अपने छोटे वाले बेटे को अभी ये लॉन्च करूँगा बड़े अच्छे स्केल पे। अभी उसको पका रहा हूँ अच्छी तरह से। थोड़ा-सा अभी रह रहा है, उसको बड़े अच्छे स्केल पे मैं लॉन्च करूँगा सर। और चीची? चीची सर वो अपना दूसरे फ़ील्ड में है, अपना जॉब करता है, अच्छा, कभी आपने उसको एमबीए इस तरफ रुझान पे उसका नहीं। रुझान कभी रहा ही नहीं सर। बड़े वाले अच्छा, बेटे का कभी रुझान रहा ही नहीं। वो कहता पापा आप कर रहे हो ना, बस वही बहुत है। हाँ, वो अपने छोटे वाले भाई के लिए बहुत सपोर्टिंग है सर, उसको उसको बहुत सपोर्ट करता है वो। जब पापा सपोर्ट करेंगे या फिर भाई? देखो पहले तो पापा हैं, पापा ही, सीधी-सी बात है सर। ठीक है। क्योंकि वो कैसे सपोर्ट कर सकता है मॉरल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, बाकी सपोर्ट तो हमें ही करनी है ना। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ इन फ्यूचर, क्या आप देख पा रहे हैं या हमारी डायवेक्स की एंटायर टीम जो अब तक आपको समझ पा रही है, वो आपके फ्यूचर प्लान में बेटे को आपने बात कर ली, हुँ। लेकिन बल्लू भाई खुद अपने लिए किस तरीके से एक यादगार तरीके से अपने आप को पेश करेंगे कि दुनिया उनको एक बड़े वाले किरदार में सर देखे? देखो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जो कही नहीं जाती। अगर अभी मैं कहूँ कि मैं ये चीज़ करना चाहूँ और अब परिस्थितियाँ ऐसी बन जाए कि मैं ना कर पाऊँ, तो वो चीज़ फिर बट खराब हो जाती है। प्लानिंग तो होती है सर। प्लानिंग सर बहुत कुछ होती है। प्लानिंग मेरा मेरा जो रहता है सर कि मुझे एक अच्छा प्रोड्यूसर बनना है। मैं एक अच्छा प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ और मार्केट में ऐसी-ऐसी चीज़ें देना चाहता हूँ, जो पब्लिक को मतलब अच्छा लगे। लेकिन ये कम बजट का जो ठप्पा है, वो कब हटेगा? सर बजट कम का नहीं होता सर, बजट आप यदि आपके पास कोई राइटर स्क्रिप्ट लेके आ गया, हुँ, अब उसका बजट यानी आप 10 लाख मान के चल रहे हो, मैं छोटी-सी बात कहता हूँ। अगर 10 हुँ। लाख मान के चल रहे हो उसका बजट, तो आप उसमें 1 करोड़ क्यों लगाओगे? बजट स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग भी तो होता है। हम हाँ, ये हम कह सकते हैं हम बड़े फॉर्मेट पे ना जाके, हम छोटे फॉर्मेट पे काम करते हैं, लेकिन चीज़ें हमारी सब सेम ही होती हैं। टेकिंग और मेकिंग हमारी सेम ही होती है। फॉर्मेट हमारा बड़ा छोटा हो ज़रूर होता है, बाकी टेकिंग मेकिंग तो हमारी सब सर सेम ही होती है। जैसा हमने शुरू में बात की थी कि क्यों घबराते हैं वो छोटे थिएटर भी कि हाँ, यार पिक्चर को लगाएँ या ना लगाएँ या सुबह के 11 बजे के स्लॉट में 1 शो चलाएँगे, व्हाई दिस? सर होता क्या है रिस्क लेना हर कोई नहीं चाहता, अच्छा, सब डरते हैं। भई आप ब्रांड है, एक फ़िल्म आपने देखी होगी बहुत टाइम पहले आई थी लव, सेक्स और धोखा। लव, सेक्स और धोखा। उसमें कोई भी फ़ेमस आर्टिस्ट नहीं है, ना ही इसकी टेकिंग अच्छी है, ना मेकिंग का उन्होंने जो भी थी उन्होंने वो नेचुरल करने की कोशिश की। वो दिखा दिया कि हम कैम पे शूट कर रहे हैं अ, लेकिन उसके पीछे ब्रांड बालाजी का। उसे अच्छे थिएटर मिले, जब तक आपके पीछे कोई ब्रांड नहीं होगा, सब थिएटर नहीं मिलेंगे। सब रिस्क लेना कोई नहीं चाहता। छोटी फ़िल्में अगर ले लेते हैं आप पता है 1 शो 2 शो मैक्सिमम 2 दिन तक चल जाती हैं, तीसरे दिन तक जाती हैं। बहुत कम लोग नहीं ले पाते सर, रिस्क नहीं लेते। एक महत्वपूर्ण सवाल आता है सर कि पिक्चर बन गई, लेकिन उसको प्रोड्यूसर को आगे प्रमोट करना है। तो इसके लिए क्या-क्या करना पड़ता है सर? सर देखो, जैसे एक प्रोड्यूसर है, फ़िल्म बना ली, हुँ, अगर जिसके पास पैसा है, तो उनके लिए बहुत सारे तरीके होते हैं फ़िल्म को आगे प्रेज़ेंट करने के लिए और जिसके पास पैसा नहीं होता, उनकी फ़िल्म बंद हो जाती है। जैसे मेरी एक फ़िल्म थी लव किया और लग गई। सारी बड़ी कास्टिंग थी, उसमें जितना बजट बताया था उतना फ़िल्म बनी और वो उसके प्रमोशन के लिए पैसा नहीं मिला, तो वो फ़िल्म बंद हो गई। ऐसे ही अरिंदम चौधरी जी साहब हैं, आईबीएम के मालिक जो हैं, उन्होंने एक फ़िल्म बनाई थी, रोक सको तो रोक लो, सनी देओल के साथ। सर वो फ़िल्म जो है पूरी मतलब वो चली ही नहीं थी मूवी। तो अरिंदम चौधरी साहब ने क्या करा अपने ये चाणक्य सिनेमा है हमारे दिल्ली में, हुँ, हुँ।
वो बुक कर लिया था कि भाई ये पब्लिक देखने आए या ना आए, आपको मैं रेंट पे कर रहा हूँ अपने थिएटर का इतने हफ्ते के लिए, आप मेरी फ़िल्म हटाएँगे नहीं। तो उन्होंने जब अपने स्टाफ वालों को, अपने रिलेटिव को फ्री में बोला कि आप ये फ़िल्म देख के आओ। तो वो इस तरह से ही फ़िल्में चलती हैं और सर एक बहुत बड़ा नाम है, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा नाम है राकेश रोशन साहब, जिनकी ऋतिक रोशन की पहली मूवी जो आई थी एज़ अ हीरो, अपने बच्चे को लॉन्च किया बेटे को उन्होंने। लॉन्च किया ठीक, था एज़ अ ठीक, हीरो। ठीक, ठीक। बेटे को लॉन्च तो वो पहले भी कर चुके थे, स्वामी उसमें भगवान दादा में, लेकिन एज़ एन हीरो जो फ़िल्म आई थी, कहो ना प्यार है। सर वो फ़िल्म 2 हफ्ते तक नहीं चली, फ्लॉप थी फ़िल्म। आप कह फिर रहे हैं कि उन्होंने वो पिक्चर बिल्कुल भी नहीं चली। मतलब हाँ, चली नहीं थी, फ्लॉप के उसमें कैटेगरी में जाने वाली थी, तो रोशन साहब ने उसकी प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पे करी फिर। तब वो फ़िल्म उसने दोबारा पकड़ बनाई। पकड़ बनाई, तो जब जब जाके वो हिट फ़िल्म बनी थी। तो एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा सर इस बात पे। मार्केट में अगर किसी भी चीज़ की 3-4 दुकानें होती हैं, ठीक। तो ग्राहक कहाँ जाएगा? जहाँ भीड़ लगी होगी। जहाँ अगर एक व्यक्ति नहीं होगा, वहाँ ग्राहक जाएगा ही नहीं। तो कभी-कभी ऐसा करना पड़ता है कि यार अपने रिश्तेदारों को ना ग्राहक बना के दो अपनी दुकान में खड़ा करना पड़ता है, भाई साहब आप खड़े हो जाओ, आपको देख के पब्लिक आएगी। तो ये चीज़ भी होती है। ये आपको लगता है कि मार्केट स्ट्रैटेजी है अपनी पिक्चर मार्केट को स्ट्रेटेजी ज़्यादा प्रमोट हाँ, करने के लिए? सर हर इंडस्ट्री में होती है सर मार्केट स्ट्रेटेजी तो हर एक अच्छी स्टोरी की पहचान क्या होती है सर जब पिक्चर बनती है तो? सर कंटेंट एक अच्छा मतलब जब ही बनता है जब आपने एक फ़िल्म देखी होगी प्यार का पंचनामा। उस टाइम सारे आर्टिस्ट ही उसमें भी बेसिकली नए ही थे, लेकिन उसका कंटेंट बड़ा अच्छा था, वो फ़िल्म हिट हुई। तो कंटेंट बहुत महत्वपूर्ण करता है सर फ़िल्म को हिट करने के लिए। एंड अगर हम बात करें अपने जितेंद्र साहब की सुपुत्री का, सर है ना? बहुत बड़ा नाम है आज की तारीख में। आज की डेट में बहुत बड़ा नाम है। टीवी टीवी इंडस्ट्री में इन उनसे ऊपर कोई नहीं है। द वन ऑफ द एकता कपूर। एकता कपूर की भी एक ऐसी ही पिक्चर थी, जिसे एक पीछे से फ्रेम बहुत अच्छा मिला था। जी सर। तो उसके बारे में आप कुछ बताएँगे? सर वो फ़िल्म लव, सेक्स और धोखा के बारे में आप कहना चाह रहे हैं क्या? जी, वो सर वो फ़िल्म थी क्योंकि उसमें सारे नए चेहरे थे, हाँ। सब कुछ एक नया सर सब कुछ सब नए कुछ नया तरीके था से। लेकिन ट्रेडमार्क तो नया नहीं था ना सर। ट्रेडमार्क था बालाजी टेलीफ़िल्म्स, जो कि आज की तारीख में बहुत बड़ा नाम है। टीवी इंडस्ट्री में तो सर इससे ऊपर कोई नाम ही नहीं है। जी, मैंने बालाजी के 2 शो कर चुका हूँ, कितनी मोहब्बतें और पवित्र रिश्ता, एज़ एन कैमियो ही किया है सर मैंने भी। तो वो फ़िल्म एक जैसे कहते हैं ना रिसर्च हुँ, हुँ। एक कि भई यार ये मैं करके देखता हूँ, तो कुछ लोगों ने फ़िल्म मिलके वो फ़िल्म बनाई थी और वो जब एकता जी के ऑफ़िस में वो फ़िल्म पहुँची थी, वो देखो वाया वाया माध्यम तो किसी न कोई न कोई होता ही है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो एक नया कंटेंट उनको लगा कि यार ये नया कंटेंट ना मार्केट पकड़ेगी क्योंकि यूथ के हिसाब का वो उसमें आप ये देखो एक फ़िल्म आई थी फूलन देवी, जिसमें गाली स्टार्ट हुई थी। पहली हुँ, फ़िल्म थी मेरे ख़्याल से, जिसमें गालियाँ शुरू हो गई थी। उसके अंदर भी अच्छी भरपूर गालियाँ उस फ़िल्म के अंदर भी है। मतलब जो एक नेचुरल एटमॉस्फियर होता है ना भीड़ का इलाका, काफ़ी डाकू वो और आप फूलन देवी की बात कर जी, रहे हैं, जी, मैं जी। कर रहा हूँ एलएसडी की बात, लव, सेक्स और धोखा की बात। ओके। उसमें एक नया बिल्कुल वो दिखाया था लड़के-लड़के शॉपिंग मॉल में किस टाइप से काम करते हैं, तो क्या उसका हाँ, आज रिलेशन जो रहता है। रिलेशंस बन वो जाते नेचुरल हैं। ठीक, ठीक, तौर ठीक। पे दिखाया था, उसमें ये नहीं था कि भई कि शॉट ये बनाया गया कि कटिंग ली गई है, उसमें एक हैंडीकैम से वो फ़िल्म शूट हुई थी। तो आपने दोनों पिक्चरों को नाम लिया अभी वो गाली के ऊपर लिया, गाली के ऊपर। गाली के ऊपर कि तो भई गालियाँ उधर से हाँ, शुरू हुई और हाँ, अब यहाँ तक नेक्स्ट जनरेशन हाँ, तक हाँ, जो है गालियों का दौर शुरू हो गया शुरू पिक्चरों हो में। गया। अब तो वेब सीरीज़ में तो बहुत ज़्यादा नहीं, गालियाँ निकल हाँ। वल्गैरिटी देखने की आदी हो गई है हमारी जनता। नहीं, वल्गैरिटी नहीं कहूँगा सर, मैं इसको मैं एक नेचुरलिटी कहूँगा। वल्गैरिटी को नेचुरलिटी बोलेंगे। हाँ सर, कैसे? क्यों? क्योंकि आज आप सड़क पे चले जाओ चलो जी। अभी, ठीक है? किसी से आपको धक्का-मुक्की हो गई, तो छूटते ही आपको भाई साहब कहेगा या आपको गाली देगा? गाली देगा ना। तो वो चीज़ हम लोग ये इसके माध्यम से वो दिखा रहे हैं। वो एक वल्गैरिटी नहीं है, थोड़ा नेचुरल दिखाया जा रहा है। मतलब आप जो समाज को दिखाना चाह रहे हैं या फिर आप जो वर्ल्ड वाइड अपनी प्रेजेंटेशंस दिखाना चाहते हैं मूवी के माध्यम से, उसमें आप नेचुरलिटी को वल्गैरिटी से हटाकर एक क्लैरिटी में लाना चाहते हैं कि हाँ, ऐसा इंडिया हो रहा इंडिया में है। ऐसा ही ऐसा होता हो है हाँ, बिल्कुल ऐसा कि हो अगर रहा आप है। किसी को धक्का दे दे तो गाली हाँ, निकलती निकलती है। वो गाली देगा वो शख्स। तो ये हो रहा है सर। तो अमित जी
मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप जैसे मेट्रो में आप जा रहे हो, अब किसी से आपका धक्का लग गया, पुश हो गया, तब आपको पता चलेगा वो आपको भाई साहब कहेगा या गाली देगा। ओके। तो ये चीज़ है। और यही चीज आपने देखा कि नेचुरल तरीके से जो चीजें हो रही हैं, समाज का आईना मानी जाती हैं पिक्चर्स, और बिल्कुल। खास तौर पे शॉर्ट मूवीज और प्लस जो रीजनल मूवीज होती हैं। इसमें जैसे आप गांव या ऐसी चीजों की परिस्थिति जो दिखाते हैं कि गांव में ऐसा है, तो ये कम बजट की वजह से आप गांव का रुख करते हैं, या फिर बड़े शहरों से खर्चा ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं नहीं, जाते? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, आप कोई भी फ़िल्म बनाते हो, आप एज़ अ टेक्निकली जो चीज़ यूज़ करोगे, तो उसमें चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सेम बजट लगता है। आपका गाँव में क्या है, क लोकेशन का पैसा बच जाता है आपका। यदि आपके कोई अच्छे टर्म्स हैं किसी गाँव में, तो आपका रहने का भी पैसा बच जाता है, तो यहाँ फ़र्क पड़ता है। तो जैसा बाकी आपने बताया था कि आपकी वैनिटी जो गाड़ियां होती हैं जिसमें आप मेकअप वगैरह या वैनिटी वैन। वैनिटी रूम्स बोलते हैं, हाँ, वैनिटी वैनिटी रूम्स वैन। वेन्स जो होती है, वो कई जगह पे दूर खड़ी होती हैं। सर, वो क्या किस्सा था? मैं बता रहा हूँ, मैं एक सीरियल कर रहा था, राजस्थानी सीरियल था वो। हम लोग जैसलमेर से काफ़ी दूर जाके वो कर रहे थे, रेगिस्तान में का वो सीन चल रहे थे, तो वैनिटी के लिए रास्ता नहीं था। तो हमारी जो वैनिटी वगैरह जो जो हमारे टेंट वेंट लगे हुए थे, 3 किलोमीटर का फासला था वहाँ से। अगर हमें लंच करने जाना है ना, लंच टाइम हो गया, तो हमें जाने में 1 घंटा और आने में 1 घंटा लग जाता था, पैदल जाना है, पैदल जाने में। और वो भी रेत में। हाँ, तो क्योंकि आदमी वहाँ तेज़ तो चले, ऊँट तो तेज़ दौड़ सकता है, हम तो आराम-आराम से जाएँगे ना वहाँ पे। हम्म। तो का बहुत टाइम जाने में लग जाता था, फिर लंच करके फिर आने में भी काफ़ी टाइम लग जाता था। तो जो हमारा 10 दिन का काम था, वो हमारा 15 दिन में हुआ वहाँ पे। वो दौर भी देखें तो गर्मियों में गला सूख रहा है, लेकिन देखिए ये अपना सीन पूरा करना, उसके बाद हम पानी पिएँगे। पानी भी हम थोड़ा-थोड़ा करके पी रहे थे वहाँ। बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है सर। सिचुएशन टू सिचुएशन ऐसी कई सिचुएशनें आपने फेस करी होंगी, लेकिन जब हम बात करते हैं वुमेन्स के लिए, वुमेन्स के लिए इंडस्ट्री कितनी सेफ है आपके हिसाब से? अपने ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर आप यदि आप सही हैं, अगर आपके मन में लालच नहीं है काम का, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। कोई आपको टच भी नहीं कर सकता। कोई टच नहीं कर नहीं कर सकता। सकता सर। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है दिल्ली, मुंबई या कहीं पर भी, एक आर्टिस्ट के लिए क्या कौन-सी ऐसी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं जो काम करती हैं जहाँ पर शिकायत करी जा सकती है? सर देखिए, आप अगर बॉम्बे के अंदर काम कर रहे हैं, तो जो आप जिस फेडरेशन के थ्रू आप काम कर रहे हो, अगर यदि आपके पास सिंटा का कार्ड है और आपके साथ कहीं भी मिसबिहेव होता है, या मैं कहूँ यूनिट में कोई भी मेल हो या फीमेल हो, किसी के लिए गलत शब्द भी बोल देता, तो इसकी भी आप शिकायत कर सकते हो। ये शिकायतें होता है। फेडरेशन में शिकायत हो जाती हैं। मतलब फेडरेशन बनाने का मकसद ही यही है मकसद ताकि यही होता है, ऐसा कुछ आपकी ना कहीं हो। पेमेंट रुकी हो, तो वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं कहीं पेमेंट दिलाने में। आपके साथ कुछ मिसयूज़ हो रहा हो, तो वो आपकी हेल्प करते हैं। तो मेन जो है वो सिंटा कार्ड है। बाकी बहुत सारे फेडरेशन ऐसे बैठे हुए हैं जो पैसा कमाने के लिए भैया 2000 में कार्ड बना देते हैं। सिंटा कार्ड की वैल्यू सर इतनी है, अगर आपने सीनियर आर्टिस्ट का आपका कार्ड है और आपने 3 साल के बाद वो लाइफ टाइम का वो लेते हैं, और आपने लाइफ टाइम का ले लिया, हुँ, हुँ। भई आप फीस जमा कर दी लाइफ टाइम तक की, तो आपको बॉम्बे के अंदर अगर घर लेना है, तो 40% का डिस्काउंट मतलब छूट मिल जाती है। और जहाँ तक है मुझे ध्यान है कि पेंशन भी बननी शुरू हो जाती है। उसके इतने फ़ायदे हैं। और सबसे महँगा कार्ड सर जूनियर आर्टिस्ट का है। जूनियर आर्टिस्ट का आपको दूसरा जूनियर आर्टिस्ट मतलब सर, कम? जो जो क्राउड में खड़े रहते हैं ना सर, आपने देखा अच्छा, होगा अच्छा, अच्छा, पासिंग अच्छा, के अच्छा, लिए ओके, ओके, जाना-आना, ओके। ये जूनियर आर्टिस्ट होते हैं। इनका कार्ड सबसे महँगा बनता है। क्यों अब सर? तो उनका इसलिए बनता है क्योंकि उनके पास काम बहुत होता है, ओके, काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अब तो मेरे ख़्याल से नए कार्ड बनने बंद हो गए, अब तो रिन्यू होते हैं। मानो जैसे मेरे पास कार्ड है, अब मुझे वो वाइंड अप करना, बंद करना है। मुझे एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, या मैं बीमार हो गया या कुछ भी कारणवश मैं ये काम छोड़ रहा हूँ। तो मैं फेडरेशन में जाके अपना जमा कर दूँगा कार्ड। वो भी मेरा कार्ड किसी दूसरे आर्टिस्ट को, जूनियर आर्टिस्ट को अलॉट हो जाएगा। तो वो अब चल रहा है रनिंग में। बाकी नए कार्ड बनने बंद हो चुके हैं अभी। ओके। तो ये रिन्यू कराने के लिए अलग से फीस होती होगी? हाँ सर, फीस तो होती है। देखो, अब मैंने अगर अपना कार्ड दिया, हुँ, अब जो भी रीज़नेबल उचित उनको फेडरेशन को लगेगा, वो मुझे पे पे करेंगे, और जो नई फीस होगी, वो दूसरे आर्टिस्ट को पे करनी पड़ेगी। ओके। तो सर ये बल्लू भाई जो हम बोलते हैं जी सर। हमेशा, या फिर अपने स्टाइल में जब आप चलते हैं, लेकिन ये रियल नेम है या सिर्फ फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए नाम नहीं रखा सर, है? ये मेरा रियल नेम बालेश्वर त्यागी है।
और क्या आपने है कई मूवीज में इसी नाम का इस्तेमाल भी किया। जी, शुरुआती दौर में सर मैंने बालेश्वर के नाम से ही काम किया था। मैंने काफ़ी फ़िल्में एज़ अ हीरो भी की हैं। फिर ये बल्लू भाई का नाम हाँ किसने सर, दिया आपको? बताऊँगा सर। मैंने काफ़ी फ़िल्में एज़ अ हीरो की हैं जब टाइटल था मेरा बालेश्वर त्यागी। सर वो कुछ ना तो कोई फ़िल्में वो आई हैं अभी तक, कुछ पूरी नहीं हो पाई। मेरे एक मित्र हैं राजनागर, उनका ये दिया हुआ नाम है बल्लू। बल्लू नाम उसी ने दिया है, मेरे फ्रेंड ने मुझे। तो घर में उस वक़्त ऐसा कुछ हुआ शुरू था से सर, ऐसा हुआ था एक्चुअली क्या कि मैं उस वक़्त नहा रहा था। लैंडलाइन का टाइम था उस टाइम पे। तो राज ने घर पे फ़ोन किया, मेरी मिसेज़ ने उठाया। तो राज ने कहा कि भई बल्लू से बात करनी है। मेरी मिसेज़ ने फ़ोन रख दिया, यहाँ कोई बल्लू नहीं रहता, फ़ोन रख दिया। दोबारा फिर फ़ोन आया, तो सेम जवाब था। तीसरी बार इसने फिर जब फ़ोन किया कि भाभी मैं राज बोल रहा हूँ, मुझे फिर मेरा नाम लिया बालेश्वर, उससे बात करनी है। तो वाइफ़ ने बोला भैया आप उनका नाम लेते। कह रहा नहीं उसका नाम मैंने बल्लू ही रख दिया क्योंकि लंबा हो जाता है ना बालेश्वर त्यागी, बालेश्वर त्यागी बहुत लंबा और नाम बल्लू। और कुछ लोग डर भी जाते हैं इस नाम से। अच्छा। शुरुआत में जैसे मैं कहीं ऑडिशन के लिए जाता था, हुँ, हुँ। तो सर बायोडाटा उस टाइम हमारे टाइम पे फ़ोटोग्राफ्स और बायोडाटा ये चीज़ चलती थी, हम बायोडाटा देते थे। तो बालेश्वर त्यागी, "अरे सर आप तो बालेश्वर त्यागी कहीं बदमाश-वदमाश तो नहीं है?" मैंने कहा, "नहीं, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ।" तो कभी नाम की वजह से भी काम नहीं मिले मुझे। और बल्लू भाई की तरफ से अगर चले तो फिर सबके साथ एक मैचिंग वाला नाम बहुत, रहा। बहुत काम मिला है मुझे बल्लू नाम से रखने से मुझे काम भी मिला है और जितने भी काम किए हैं सब जो फ्लोर पे आए तो वो रिलीज़ भी हुए। पब्लिक के सामने आए और बहुत अच्छा उनका रिस्पॉन्स रहा मेरे पे। हिमाचल में कैसा रिस्पॉन्स रहता है सर? हिमाचल में हमारी फ़िल्मों का नहीं रहता सर, जैसे जो अच्छा, रीजनल हमारी मूवी है, वहाँ हिमाचल दौर में बहुत कम है। आप ये मानो 100 में से 20%। 100 में से 20%। रीजनल मूवीज़ में और जब हम हरियाणवी मूवीज़ के बारे में बात करते हैं, तो डिफरेंस क्या आता है सर? सर देखो हरियाणवी और उम, रीजनल मतलब रीजनल में रीजनल मतलब जो यूपी और इस हाँ, बेल्ट अब के पिक्चर है, इसमें क्या फ़र्क है? बहुत से लोग हमारी देहाती फ़िल्मों को हरियाणवी फ़िल्म कह देते हैं। बट हरियाणवी फ़िल्म अलग होती है और हमारी देहाती फ़िल्म अलग है। हमारी देहाती फ़िल्म इन द सेंस जैसे एक वेस्टर्न यूपी की लैंग्वेज आ जाती है, जैसे बड़ौद, बागपत, मेरठ ये ये बेल्ट हमारी आ जाती है, मुज़फ्फरनगर। तो हरियाणवी का क्षेत्र अलग है सर, फ़र्क है दोनों में। दोनों में फ़र्क आ जाता है। ओके। तो अभी हम बात कर रहे थे बल्लू भाई से और बल्लू भाई जो अपने नाम को लेके भी थोड़ा-सा एक्साइटेड है और आने वाले फ्यूचर्स के लिए जब हमने बात करी, तो इन्होंने साफ कह दिया कि कल क्या होगा किसको पता? अभी सीधी-सी बात है। ज़िंदगी का ले लो मज़ा, है ना? बिल्कुल। तो जब इतना प्यार से आपसे अगर कोई बात करता है, तो कोई ऐसी बात जो आपके दिल में रह गई हो, इस पॉडकास्ट में बताने के लिए? देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं बाद बाद में याद आती है, बाद में याद आती है। है ना? बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं सर अच्छा भी हुआ, हुँ, बहुत अच्छा भी हुआ जो चीज़ें मैंने सोची थी कि भई मैं इस कलाकार के साथ काम करना चाहूँ। हुँ। मेरे फ़ेवरेट कलाकार कुछ रहे हैं, सौरभ शुक्ला साहब, मुकेश तिवारी जी, तो उन लोगों के साथ भी मैंने काम किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उनका जो एक नेचर है ना मतलब जैसा हम लोग का नेचर है, बिल्कुल डाउन टू अर्थ बहुत सादी ज़िंदगी जीने वाले व्यक्ति हैं वो। ब बहुत कुछ मिला सर मुझे इस फ़िल्म लाइन से और यहाँ तक कि सर मैं विदेश यात्रा भी इस फ़िल्म के मार्फ़त ही जा चुका हूँ बाहर भी, इंडिया से बाहर। मैंने 5 कंट्री में गया हूँ, एज़ अ फ़िल्म इसी फ़िल्म लाइन से ही गया हूँ। ओके। ये कैसे हुआ फिर बाहर जाने का सिलसिला? सर बाहर जाने का सिलसिला ये हुआ कि कुछ फ़िल्में ऐसे बन रही थी तो उसमें मेरा एक्टिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने एज़ अ प्रोडक्शन भी वर्क किया है। एज़ अ प्रोडक्शन में फ़िल्में मैंने की हैं, तो वो बाहर जिनके साथ मैं गया हूँ, एज़ अ प्रोडक्शन मैंने काम किया था सर उसमें। एज़ अ प्रोडक्शन में काम किया। जब प्रोडक्शन एज़ अ काम कर रहा हूँ, तो एक छोटा-मोटा कैमियो तो मैं कर ही सकता हूँ फिर तो। अच्छा, ये वो अपना शौक पूरा करने हमने के लिए प्रोडक्शन में आ गए। हमने फ़िल्म की थी सुपर मॉडल। हमारे प्रोड्यूसर साहब और डायरेक्टर साहब अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान की आत्मा को शांति दे। रवि अलावत जी थे हमारे प्रोड्यूसर साहब, आई टेलीफ़िल्म्स वाले और नवीन बत्रा जी उसके डायरेक्टर थे। उसकी भी कास्टिंग अच्छी थी। वो हमने फ़िजी में और मलेशिया में शूट की थी मूवी वो। आपने बाहर का सफ़र भी किया, तो ये बीच में जो एक कोऑर्डिनेटर वर्ड आता है जी, इंडस्ट्री में, जी। क्या कोऑर्डिनेटर्स की जो कमाई है वो आर्टिस्ट से ज़्यादा होती है? देखो ये
कहा ये कह सकता हूँ कि मैं जैसे अब एक कोऑर्डिनेटर के पास हज़ारों आर्टिस्टों का डाटा होता है। अगर वो उन हज़ारों में से मतलब 10,000 का उसके पास डाटा है और उसमें 1500 आर्टिस्टों को भी वो काम दे रहा है। सर कोऑर्डिनेटर का सिर्फ 25% होता है। ये हमको 10,000 पेमेंट मिल रही है तो 2,500 हमारा कोऑर्डिनेटर को जाएगा। वो उनका अधिकार है सर, हमें काम दे रहे हैं वो। और बहुत से आर्टिस्ट ऐसे हैं बॉम्बे में भी और दिल्ली के अंदर भी, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ कोऑर्डिनेटर के थ्रू ही काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू काम करना चाहिए या डायरेक्ट? वो लिंक के ऊपर है। अगर जिसके लिंक है वो डायरेक्ट काम करता है। जिसके लिंक नहीं है उनके लिए एक ज़रिया बन गया ना कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेट एक ज़रिया बन गया, वही कोऑर्डिनेट कर रहा है आपको आगे। शो के एंड में सर जो नई जनरेशन काम कर रही है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जो नई जनरेशन जो काम कर रही है, संदेश मेरा वही है जो मैं अभी अपने एक पॉडकास्ट में पहले बोल चुका हूँ, कि गलत चीज़ों की तरफ ना जाएँ। जैसे अर्जुन का कहाँ ध्यान था? सिर्फ़ जो पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी थी उसकी आँख दिख रही थी उसको। तो अपना लक्ष्य बनाएँ कि वो मुझे अच्छा एक्टर बनना है। कभी आप ये सोच के ना चलें मैं एज़ अ हीरो बनूँगा या नेगेटिव करूँगा। जब आप एक अच्छे एक्टर बन जाओगे ना, तो आप सारे ही किरदार निभा सकते हो। और किसी एक चीज़ को टारगेट करके मत चलो। इसके साथ-साथ वो गलतियाँ कभी ना करे कभी ना जो करें करे सर, जो जो मैंने करी है। जो मैंने करी है। बिल्कुल। वो गलतियाँ एक बार फिर से आप सबको बता दें मैं कि अपने सभी भाइयों कला भाई कलाकार भाइयों को ये कहना चाहूँगा जो नए इस फ़िल्म में आना लाइन में आना चाहते हैं, एक तो शराब का सेवन ना करें और गलत चीज़ें को जल्दी इंसान पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। आप अच्छे काम की तरफ रहें, अपना लक्ष्य बनाएँ एक्टिंग के लिए, अपने एक्टिंग में सुधार लाने की कोशिश करें और अच्छी नीयत से काम करें, तो आप अच्छी सक्सेस नीयत से ज़रूर काम होंगे। करें, जिससे भी ग्रहण करना हो वो अच्छी चीज़ें ग्रहण अच्छी करें, चीज़ें ग्रहण करें, बुरी चीज़ें ना सात्विक करें। भोजन ग्रहण करें, जी हाँ। उससे आपका फिज़िक्स भी मतलब शरीर भी अच्छा रहता है सात्विक भोजन से। सर बॉम्बे जब आप गए तो उसके बीच में कौन ऐसा इंसान था जिसने आपको बॉम्बे जाने के लिए प्रेरित किया? सर बॉम्बे प्रेरित भी किया जाने के लिए और उन्होंने मेरा साथ भी बहुत दिया। मेरे बड़े भाई हैं राधेश्याम जी, इनका एग्जीबिशन का वर्क है, अपना हॉर्टिकल्चर का और प्लांटेशन का जितना भी डेकोरेशन होता है, वो वही करते हैं और हाउसकीपिंग का भी उनका काम बहुत बड़े लेवल का काम है उनका। जितने भी बड़े-बड़े डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, हुँ, वो हुँ। सारे टेंडर वही करते हैं। ओके। तो उनका बॉम्बे में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक फ़ोटो फेयर का शो चल रहा था उस 2005 में। तो वो मुझे अपने साथ बॉम्बे लेके गए थे और मेरा रहने का और खाने-पीने का सारी व्यवस्था उन वो करके तय वहाँ पे रख के पूरा मेरे को वहाँ पे आए थे वहाँ से वो। उनका मेरा बहुत बड़ा श्रेय रहा है राधे भैया का मेरी ज़िंदगी में और अभी तक है अभी कहीं भी परेशानी में मैं होता हूँ, कुछ बात होती है तो सीधा उनको फ़ोन करता हूँ, भाई ये प्रॉब्लम है। तो वो मेरी हेल्प करते हैं अब आज भी। उनको कैसे आप भूल जाते हैं? नहीं, वो भूले नहीं जा सकते, वो तो मेरे दिल में समाये हुए हैं, बड़े भाई हैं मेरे। क्या बात है! वो तो तो ऐसा ही प्यार आपका सबके साथ चलता रहा है और मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में आपको हम एक बड़े पर्दे पे यशराज बैनर या बड़े पर्दे पे देखें। ऐसी बिल्कुल सर, कुछ बिल्कुल। मेरी दिली तमन्ना ऐसी है कि मैं बल्लू भाई को उस पर्दे पे जल्द से जल्द देखूं और डाइविस के हमारे सभी श्रोताओं भी इसी वक्त चाहते हैं कि अब आपसे विदा लेने का समय आ चुका है। सारी बातों के बाद मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पहले तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि शेयर करते ही आप अच्छे लोगों तक कनेक्ट करेंगे आज की कन्वर्सेशन को। आज की बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और जुड़े रहिए डाइविस की इंटायर टीम के साथ। मिलेंगे एक और ब्रॉडकास्ट में एक और नई प्रतिभा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।